नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। देखिए, आज बात करेंगे महाराणा प्रताप के ऊपर। वीर शिरोमणि, मेवाड़ केसरी, हल्दी घाटी का शेर, कीका, उनके बारे में स्पष्ट रूप से आपके सामने बातें होती रहेगी। लेकिन इससे पूर्व मैं आपको दो लाइनें लड़कों के ऊपर कहना चाहूँगा, ज़रा गौर से सुनेंगे। जी हाँ दोस्तों, कि माँ के लाडले बेटे हैं बेशक, पर उन्हें भी अपनी अलग से पहचान बनानी पड़ती है। कि माँ के लाडले बेटे हैं बेशक, पर जनाब उन्हें भी अपनी अलग से पहचान बनानी पड़ती है। एक छोटी सी नौकरी के खातिर उन्हें दर दर की सैकड़ों ठोकरें खानी पड़ती है। अरे कभी उनके हर बात पर सैकड़ों नखरे हुआ करते थे, कभी उनके हर बात पर ढेरों नखरे हुआ करते थे। आज वही लड़के अपने घर से बाहर रह करके अपनी हर फरमाइश को वो भुलाए हुए बैठे हैं। आज वही लड़के अपनी हर फरमाइश को भुलाए हुए बैठे हैं। अरे कुछ लड़कों को तो ज़रूरतें जगाहे रखती है और कुछ लड़कों को जिम्मेदारियां दोस्तों सोने ही नहीं देती है। आप सोचते हो उतनी आसान ज़िंदगी लड़कों की नहीं है जनाब, उतनी आसान ज़िंदगी लड़कों की नहीं है। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, क्या हाल है? देखिए दोस्तों, आज बात करते हैं महाराणा प्रताप के ऊपर। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके सामने गागर में सागर भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? आपके सामने गागर में सागर होने वाला जो सेशन है वो आज मशहूर सेशन होगा। न कोई बोर्ड, न कोई लेखनी, न कोई और, न कोई मार्कर, न कोई पॉइंटर, किसी भी प्रकार का सहारा नहीं। बिल्कुल साधारण बातें होगी आपके सामने। बिल्कुल आपके सामने जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल एक साधारण कम्युनिकेशन होगा। आप और हमारे बीच में, मेरे और आपके बीच में बिल्कुल साधारण कम्युनिकेशन होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, बात क्या है कि बात करते हैं बिल्कुल साधारण रूप से महाराणा प्रताप के ऊपर। तो मैं ये कहना चाहूँगा, गागर में सागर का मतलब यहाँ ये है कि कम से कम 3 घंटे की जो सेशन है, कम से कम 3 घंटे का जो सेशन है, मैं मात्र आपको आधा और पूर्ण घंटे में वो सेशन पूरा करना चाहूँगा। मात्र आधे घंटे में वो सेशन पूरा होगा। लेकिन बशर्त मैं यही बताऊँगा कि इस चैप्टर में आपको मैं बताता जाऊँगा, थ्योरी पूरी बताऊँगा। हालांकि जो मोस्ट क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है, वो पढ़ना है, वो ही आपको नोट करना है। दूसरी बात ये है कि ध्यान आपको सब पे रखना है और इम्पोर्टेंट को नोट करना है। इससे पहले मैं ये कहता हूँ कि एक विद्यार्थी, जो सफल विद्यार्थी जो होता है, उनकी यही एक विशेषता होती है कि पढ़ने से पूर्व उनको ये सोचना चाहिए कि इसमें हमें छोड़ना क्या है, पढ़ना क्या है। जिस तरह से ये जब उसमें ये आ जाता ना एक विद्यार्थी में कि हमें इस चैप्टर में ये छोड़ना है और ये पढ़ना है, तो ये मानो कि सिलेक्शन ले लिया। तो करते हैं शुरू महाराणा प्रताप की जीवनी से। महाराणा प्रताप था, इनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था, जेठ शुक्ल तृतीया को। 9 मई 1540 को जेठ शुक्ल तृतीया को हुआ था, यानी कि विक्रम संवत 1597 ईस्वी को हुआ था। अब आप ये कहोगे कि सर विक्रम संवत 1597 में कैसे आई? तो प्यारे विद्यार्थियों, 1540 में अगर आप 57 जोड़ोगे, 1500 विक्रम संवत निकालने के लिए क्या होता है कि आज जब 2024 चल रहा है, क्या चल रहा है? 2024 चल रहा है। इसमें आप 57 जोड़ दे, 57 जोड़ोगे, वही आपका विक्रम संवत आ गया। उसी प्रकार से 9 मई 1540 ईस्वी को जब महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था, तो 1540 में अगर आप 57 जोड़ोगे तो विक्रम संवत बिफोर क्राइस्ट आपका 1597 आता है। और 1597 को ही महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। तो क्या आता है कि 1540 प्लस 57 बराबर 1597, यानी विक्रम संवत 1597 आ गया आपका। तो जन्म होगा विक्रम संवत 1597 को, जेठ शुक्ल 1540 को। बार बार दोहराने का पर्पज़ मेरा यही है कि जो भी अपना जो सेशन है, मेरा पर्पज़ ये है कि आपको तुरंत से तुरंत यहाँ याद हो जाए। बस एक बार आप सुन लो, 2 बार सुनो, लिख लो मैटर को, बस काम आपका तमाम हो जाएगा। सबसे पहले ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में बता देता हूँ कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड रीट, आरपीएससी की एलडीसी वगैरह जो भी कुछ भर्ती है उनके लिए विशेष उपयोगी रहेगा। और दूसरी बात यह है कि हाल ही में राजस्थान में मचने वाला बड़ा तोहफा 20 लाख के समथिंग 18 से 19
या 20 लाख के समथिंग जो होने वाली पशु परिसर का महासंग्राम है, उनमें ये सफल क्लास होगी। जी हाँ दोस्तों, आगे बात करते हैं। महाराणा प्रताप जो था, महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह था। क्या था? महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह था, माता का नाम जयवंताबाई था। क्या था? माता का नाम जयवंताबाई था, पिता का नाम उदय सिंह था। कहने का मतलब जयवंताबाई ही क्यों था महाराणा प्रताप के पिता का नाम, माता का नाम जयवंताबाई ही क्यों हुआ? कहने का मतलब उदय सिंह की 3 रानियाँ थी। एक तो भटियानी रानी धीरबाई। कौन थी? भटियानी रानी धीरबाई थी एक तो। दूसरी थी अखेराज सोनगरा जो पाली का नरेश था। पाली नरेश अखेराज सोनगरा की पुत्री जयवंताबाई। उनके जो गर्भ से पैदा हुआ वो था महाराणा प्रताप, यानी कि उनका पुत्र था महाराणा प्रताप। धीरबाई का जो भटियानी रानी थी उनका पुत्र था जगमाल। एक थी सज्जाबाई, उनका पुत्र था शक्ति सिंह। तो महाराणा प्रताप जो हैं, महाराणा प्रताप, शक्ति सिंह, जगमाल, ये 3 भाई हो गए। हुआ क्या कि जो उदय सिंह अपनी रानी भटियानी रानी धीरबाई से अत्था प्यार करता था। क्या करता था? धीरबाई जो थी उनसे वो अच्छा प्रेम करता था, यानी वो मुख्य रानी होगी उनकी। तो मुख्य रानी के प्रभाव में आकर के उदय सिंह ने क्या किया कि जगमाल जो था, मुख्य रानी के प्रभाव में आकर के उदय सिंह ने जगमाल छोटा पुत्र होते हुए भी, हालांकि ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़ा पुत्र जो था वो तो था महाराणा प्रताप, लेकिन छोटा पुत्र जो था वो कौन था? छोटा पुत्र कौन था? जगमाल। जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है अपने जीवन काल में। अब ये मामला बड़ा पेचक बन जाता है। देखिए दोस्तों कैसे क्या होता है, आगे ध्यान से सुनेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही उदय सिंह जो है वो अपनी रानी भटियानी का पुत्र जगमाल को मेवाड़ी राणा घोषित करता है, वैसे ही युद्ध की तैयारियां मेवाड़ शासन में प्रारंभ हो जाती है। उधर महाराणा प्रताप का नाना अखेराज सोनगरा जो पाली का नरेश था, पाली नरेश अखेराज सोनगरा मेवाड़ी सरदारों के साथ में मिलकर के, यानी महाराणा प्रताप का नाना मेवाड़ी सरदारों के साथ में मिलकर के युद्ध की तैयारियां कर लेता है। दूसरी बात, जगमाल को गद्दी से हटा देते हैं। ज्यों ही 1597 ईस्वी को महाराणा उदय सिंह की मृत्यु होती है, जगमाल शासक बनने का प्रयास करता है तो उसको हटा दिया जाता है और महाराणा प्रताप को शासक बना दिया जाता है मेवाड़ी सरदारों के द्वारा और उनके नाना अखेराज सोनगरा के द्वारा। अब हुआ क्या कि जो जगमाल है वो क्या किया कि जगमाल है वो दिल्ली सल्तनत पर बैठे हुए जो अकबर है उनकी शरण में चला जाता है, क्योंकि शासक बनाया था, फिर उनसे गद्दी छीनी गई थी, तो वो रुष्ट जाता है। रुष्ट जा करके वो दिल्ली में अकबर की शरण में चला जाता है। कहने का मतलब मेवाड़ में जो भी सरदार जो नाराज़ होते थे आपसरी में, तो वो कहते हैं कि अपनी आम भाषा में कि कबूतर ने तो कुओं ही दिखा है तो बा कहानी होगी वहाँ में। और महाराणा जगमाल जो था वो अकबर की शरण में चला जाता है। अकबर क्या करता है कि महाराणा जगमाल को कुछ जागीरें दे देता है और अपनी शरण में, अपनी सेवा में उनको रख लेता है और महाराणा प्रताप के साथ में संग्राम की तैयारी करने में जुट जाता है। उधर से कुछ अपनी जो व्यापारी की गतिविधियों को लेकर के महाराणा जो ये अकबर था वो भी ये चाहता था कि मैं मेवाड़ को अपने अधीन कर लूँ कैसे भी करके। लेकिन हुआ क्या, अचानक से वो जगमाल चला जाता है तो और क्या मिले फिर। अरे अंधे को क्या चाहिए 2 आंखें। तो जगमाल जब भाई उनके पास में चला जाता है तो अकबर को क्या चाहिए फिर, अच्छा सपोर्ट मिल गया, घर का वेदी लंका ढाई, वो बात होगी। अरे विभीषण जो था, राम और जो ये लंकापति था रावण, तो रावण का भाई विभीषण जब राम के पास में चला जाता है तो राम को और क्या चाहिए फिर, राम और लक्ष्मण को और क्या चाहिए था फिर। सब बातें उनको बता दी गई थी और लंका का विनाश हो गया। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि जब जगमाल रुष्ट करके चला जाता है अकबर के शरण में, तभी आगे क्या प्रोग्राम बनता है वो जरा गौर से सुनेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब लिखने बातें क्या है वो थोड़ी थोड़ी नोट करते जाना आप। उदय सिंह
का वास्तविक उत्तराधिकारी मैंने बता दिया था कि प्रताप था। जगमाल को बनाया गया, युद्ध की तैयारियां शुरू हुई। अब उदय सिंह ने अपनी भटियानी रानी धीरबाई के कहने के ऊपर जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। जगमाल के महाराणा बनने का विरोध है वो अखीराज सोनगरा और ग्वालियर के राजा राम सिंह ने किया था। किसने किया था? ग्वालियर के राजा राम सिंह ने किया था और मेवाड़ी सरदारों के साथ में किया था। जगमाल को हटा करके प्रताप को मेवाड़ का महाराणा बनाया गया था। जगमाल को हटा करके मेवाड़ का महाराणा बनाया गया था और जगमाल है प्रताप को मेवाड़ का महाराणा बनाया गया, जिसे राजमहल की क्रांति कहा जाता है। ये जो प्रक्रिया हुई कि जगमाल को हटाया गया, महाराणा को गद्दी पर बैठाया गया, महाराणा प्रताप को, तो इस घटना को मेवाड़ की क्रांति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस घटना को मेवाड़ की क्रांति कहा जाता है। प्रताप का राज्याभिषेक जो होता है इधर 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में प्रताप का राज्याभिषेक हो जाता है और 1583 में दत्तानी के युद्ध में, कब? 1583 के दत्तानी के युद्ध में शेष बची जो आदि सिरोही थी, यानी कि जब अकबर ने महाराणा जगमाल को आदि सिरोही का राज दिया था ना, भीलवाड़ा और सिरोही वो दिया था, तो आदि सिरोही का जो राजा था, कौन था? आदि सिरोही का शासक 1583 में दत्तानी के युद्ध में शेष बची आदि सिरोही के शासक सुल्तान देवड़ा ने जगमाल को मार दिया था। किसको मार दिया था? जगमाल को मार दिया था। प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को हो जाता है। अब क्या होता है कि प्रताप का राज्याभिषेक समारोह है कुंभलगढ़ के दुर्ग में होता है। कहाँ होता है? कुंभलगढ़ के दुर्ग में होता है प्रताप का, जिसमें मारवाड़ के शासक चंद्रवीर सिंह महाराणा प्रताप का अग्रगामी भूला विसरा राजा चंद्रवीर सिंह ने इस में भाग लिया था, इस समारोह में भाग लेता है। जी हाँ दोस्तों, प्रताप के राज्याभिषेक के समय करसनदास चुड़ावत ने प्रताप की क्या बांधी थी? तलवार बंधाई की रस्म पूरी करने वाला कौन था? तो करसनदास चुड़ावत। तो लिखोगे छोटा सा प्रश्न, प्रताप के राज्याभिषेक के समय तलवार बंधाई की रस्म किसने पूरी की? उत्तर लिखोगे करसनदास चुड़ावत ने। किसने पूरी की? तो करसनदास चुड़ावत ने। अब चलता है आगे, प्रताप और अकबर के बीच में क्या होता है। अब प्रताप और अकबर के बीच में क्या है कि अकबर ने प्रताप को अपने अधीन लाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजता है। वो किस प्रकार से भेजता है मैं आपको बताता हूँ, जिसकी एक ट्रिक लिखोगे आप, जम्मा भट्टो। क्या लिखोगे? ट्रिक लिखो, जम्मा भट्टो। अकबर के पास में भेजे गए दूतों का क्रम, अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के पास भेजे गए दूतों का क्रम। ट्रिक, जम्मा भट्टो। जय का मतलब जलाल शाह, जय का मतलब जलाल सिंह, जय का मतलब जलाल खान कोर्ची। क्या है? जलाल खान कोर्ची। भय का मतलब भगवान दास। जम्मा यानी बीच में मैं जो है उनका हो मान सिंह। जलाल खान, मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल। क्या हुआ? जलाल खान, मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल। अब जलाल खान जो था, जलाल खान को कब भेजा गया था? 11 नवंबर 1572। डेट पूरी याद रखोगे इनके, ऐसे 72, 73 याद रखो ही रखो। कहने का मतलब पहला जो भेजा था 1572 में, दोबारा भेजा 73 में, दूसरा भी 73 में, इस प्रकार से 1572, 73 इस प्रकार से। तो 11 नवंबर 1572 को जलाल खान कोर्ची को भेजा गया था। हो गया दूसरी बात। उसके बाद में दूसरा आता है आपका मान सिंह। तो मान सिंह को कब भेजा गया था? 11 के बाद में आप याद रखो ट्रिक में, 11, 6, 10, 12। 6 का मतलब होता है आपका मई और जून। 11, 6 जून 1573। जून 1573 को मान सिंह को भेजा गया। लिख लिया?
जून 1573 को मानसिंह को भेजा गया, हो गया। 11/6 अब 10 का मतलब अक्टूबर 1573 को भगवंत दास को मेवाड़ी महाराणा के पास में भेजा गया। अक्टूबर 1573 को मेवाड़ी महाराणा के पास में भेजा गया। आगे लिखो, दिसंबर 1573 को टोडरमल को भेजा गया था मेवाड़ी महाराणा के पास में। हालांकि चारों दूत क्रम से भेजे गए थे, किसी की भी महाराणा प्रताप ने अधीनता को स्वीकार नहीं किया। चारों दूत आए, महाराणा प्रताप को मनाया कि आप अकबर की शरण में चले जाओ, अकबर की अधीनता स्वीकार कर लो, आपके पास कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, कुछ भी कर नहीं लिया जाएगा, कुछ भी आपका बिगाड़ा नहीं जाएगा, न आपका जो हुलिया और जो दाग प्रथा है वो भी रस्म पूरी नहीं की जाएगी। कहने का मतलब जो अकबर था, जितने भी उसने अपने अधीन जो शासकों को किया था, राजपूत शासकों को, एकमात्र मेवाड़ी जो राणा थे, मेवाड़ी जो थे, यही एकमात्र थे जिन्होंने अब इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। बाकी सभी राजपूतों ने, महाराणा प्रताप को छोड़ करके सभी राजपूतों ने क्या किया था कि अकबर की अधीनता करीबन ने स्वीकार कर ली थी। एक अगर महाराणा प्रताप का अग्रगामी पृथ्वीराज राठौड़ को अगर छोड़ दिया जाए कि वो तो महाराणा प्रताप का अग्रगामी था, भूधर पिसा राजा था, 1570 में नागौर दरबार में भाग लिया था अकबर के, लेकिन अपने भाई उदय सिंह को वहाँ देख करके वो बीच में उठ करके आ जाता है। मतलब कभी भी उसने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, आगे ये होता है, उसने अधीनता स्वीकार नहीं की और आखिरकार फिर अकबर आता है उनको मनाने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। नागौर दरबार लगता है 1570 में। इस प्रकार से आगे प्रोसेस चलती रहती है। ये लिखो, ये ट्रिक आपने लिख लिया ना, बिल्कुल याद रखोगे इनको। और इनकी जो डेट हैं 11, 6, 10, 12। 11 का मतलब नवंबर, 6 का मतलब जून, 10 का मतलब अक्टूबर, 12 का मतलब दिसंबर। 11, 6, 10, 12, 1572, 73। बिल्कुल प्रश्न उठने की संभावना है यहाँ से, तो इनको इम्पोर्टेंट लगा लो यहाँ से। अब देखिए दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड ने प्रताप और मान सिंह की मुलाकात उदय सागर झील के किनारे बताई। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि प्रताप और उदय सिंह की जो मुलाकात है अकबर की, टोड ने कहा कि प्रताप और मान सिंह की, अकबर की तरफ से जो ये मान सिंह कछुआ था सेनापति, तो अकबर की तरफ से जो मान सिंह कछुआ और प्रताप की जो पहली मुलाकात होती है वो कहाँ होती है? उदय सागर झील के किनारे होती है। उदय सागर जो झील है, आपको जानकारी दे देता हूँ, 1559 ईस्वी में उदयपुर से 23 किलोमीटर थोड़ी सी दूरी पे है। 1559 में महाराणा उदय सिंह ने इस झील का निर्माण करवाया था। जी हाँ दोस्तों, आगे क्या होता है कि कर्नल टोड के अनुसार ये हुआ, तो अबुल फजल और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इन दोनों की मुलाकात है वो गोकुंदा में हुई थी। कौन लिखते हैं? कर्नल टोड ने क्या कहा, नोट करते जाना है ऐसी बातों को। कर्नल टोड ने कहा कि महाराणा प्रताप और मान सिंह की जो मुलाकात है वो उदय सागर झील के किनारे हुई थी, जबकि अबुल फजल और गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि इनकी जो मुलाकात है वो गोकुंदा में हुई थी। कहाँ हुई थी? इनकी मुलाकात गोकुंदा में हुई थी। राज रत्नाकर के लेखक सदाशिव और अमर काव्य वंशावली के लेखक रणछोड़ के अनुसार, राज रत्नाकर के लेखक सदाशिव और अमर काव्य वंशावली के लेखक रणछोड़ भट्ट के अनुसार प्रताप और मान सिंह की जो मुलाकात है वो सकारात्मक रही थी। क्या रही थी? सकारात्मक रही थी। हल्दी घाटी का युद्ध जो है, आप क्या कर रहे हो कि मैं 2 की स्पीड में मेरी बोलने की आदत है भाई। सबसे पहले तो मैंने कि 2 की स्पीड में अगर बोल रहा हूँ तो आप उनको 1 की स्पीड से भी डाउन कर लो, 0.5 पे कर लो, 75 पे कर लो आप, ठीक है ना। अपनी साइड जो स्पीड है उनको कम कर लो और फिर आराम से नोट्स बनाते चलो। मैं क्या क्या बता रहा हूँ, मेन जो चीज़ें बता रहा हूँ कि यहाँ से फोकस छोड़ना क्या है, पढ़ना क्या है, पढ़ने वाली चीज़ों को आप ध्यान में रखते जाओ।
हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था कि हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। और एक डेट आती है कि हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। ऐसा क्यों फिर सर? ऐसा क्यों होता है कि कोई कह रहा है कि 21 जून को, कोई कहता है 18 जून को। आपको यही याद रखना है कि 21 जून या 18 जून में से एक आएगी। कहने का मतलब ये 18 जून को तो कौन बताता? एल श्रीवास्तव कहता है कि हल्दी घाटी का युद्ध है वो 18 जून को हुआ था। एल श्रीवास्तव का मतलब आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के अनुसार 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि 21 जून 1576 के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। जी हाँ दोस्तों, आगे देखिए। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, आप खुश भी होंगे। न लिखना पड़ रहा है न, और बस केवल आपको लेक्चर ऑडियो सुनना है। अकबर वर्सेस प्रताप के बीच में क्या घटना होती है, ज़रा गौर से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे और मुख्य बातों को नोट करते जाएंगे। ये जो मैंने पिछले जो प्रताप और अकबर के बीच में जो घटनाएं मैं बता रहा हूँ, इनको आप आराम से लिखो कि जो दूध कौन कौन से भेजे, जमा भट्टों के दूध कब भेजे, कब को कौन कौन सी डेट को भेजे थे, 11, 6, 10, 12, 72, 73, 73, इस प्रकार से इनको है ना आप नोट करते जाना अपने नोट्स में। और वैसे मैटर कंटेंट तो अपना है वो बिल्कुल सफिशिएंट, जो ये एक नंबर का कंटेंट आप कहेगा, एक नंबर का कंटेंट आपको मिलेगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हल्दी घाटी के लिए अकबर की योजना क्या बनी और महाराणा प्रताप की योजना कहाँ से बनी, मान सिंह की योजना कहाँ से बनी, उनको भी जरा गौर से सुनेगा। हल्दी घाटी की जो योजना है वो अकबर ने अपने किले अजमेर में, अकबर का किला या मैगजीन का किला, प्रश्न ये उठता है कि अकबर का किला कहाँ है? अजमेर में है। मैगजीन का किला कहाँ है? अजमेर में है। अकबर ने हल्दी घाटी की जो योजना है वो कहाँ से बनाई? तो अकबर ने अपने ही किले में हल्दी घाटी की योजना बनाता है, जिसको मैगजीन का दुर्ग कहा जाता है, और ये अजमेर में है दोस्तों। मान सिंह ने अपनी योजना है वो कहाँ से बनाई थी? तो मांडलगढ़ जो किला है मांडलगढ़ का, मांडलगढ़ भीलवाड़ा से मान सिंह ने अपनी योजनाएं बनाई थी। ठीक है दोस्तों, देखिए अकबर ने अजमेर के मैगजीन दुर्ग अकबर का किला में हल्दी घाटी की योजना बनाई थी। ठीक है, वैसे सेनापति मानसिंह जो था, मानसिंह जो कछुआ था, सेनापति मानसिंह जो कछुआ है, उसने हरावल का सेनापति मानसिंह कछुआ ने मांडलगढ़ में अपनी योजना बनाई थी। अब देखिए अकबर की तरफ से हरावल का नेतृत्व कौन कर रहा था, और पृष्ठभाग का चंद्रावल की जो सेना है, मतलब चंद्रावल जो है पीछे की, उनका नेतृत्व, सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हरावल का कौन कर रहा है और चंद्रावल का कौन कर रहा है, वो जरा गौर से सुनेंगे दोस्तों। सेनापति मानसिंह था, आपको पता है मानसिंह था। अब देखिए एक साथ में सैयद हासिम भी था हरावल की सेना का सेनापति करने वालों में। कौन? हरावल की मतलब होता है कि आगे की जो सेना का आगे का भाग होता है, सेना का जो आगे का भाग होता है उनको कहते हैं हरावल, और जो पीछे का भाग होता है सेना को उनको कहते हैं चंद्रावल, यानी पश्च भाग और चंद्रावल, पश्च या चंद्रावल, और अग्रगामी या हरावल जिसको बोला जाता है। तो अग्रगामी कहूँ मैं या हरावल का जो नेतृत्व करने वालों में जो सैनिक थे वो कौन कौन थे? तो एक तो था आसफ खान, एक था सैयद खान। कौन कौन था? आसफ खान और सैयद हासिम। कौन था? आसफ खान और सैयद हासिम। नोट करते जाओ, मैं लिखा रहा हूँ, प्रश्न आपको लिख दो फटाफट, पेंसिल निकालो। अकबर की लिखो, अकबर की सेना में हरावल का नेतृत्व करने वालों में था, तो लिखो आसफ खान और सैयद खान, आसफ खान और सैयद खान। देखिए अब लिखो पृष्ठ सेना या चंद्रावल की जो सेना, पृष्ठ या चंद्रावल सेना का सेनापति कौन था? अकबर की तरफ से पृष्ठ या चंद्रावल सेना का सेनापति कौन था? तो लिखोगे मेहतर खान। कौन था?
मेहतर खान, लिखो मेहतर खान, लिख लिया। चलें आगे। अब मुग़लों के सहयोगी कौन कौन से थे? मुग़लों के जो सहयोगी हैं वो हैं जगन्नाथ कछवा। मुग़लों के सहयोगी कौन हैं? जगन्नाथ कछवा, यानी जगन्नाथ कछवा और बदायूनी। बदायूनी जो है वो इतिहासकार भी है, मुग़लों का अकबर का सहयोगी भी था। बदायूनी जो है इतिहासकार, बदायूनी जो है मुग़लों का सहयोगी था, इतिहासकार था। और महाराणा प्रताप के साथ में जो सेना थी, युद्ध के दौरान, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के दौरान ये साथ में भी था। जैसे ही जो सेना का जो हरावल का नेतृत्व करने वालों में जो आसफ खान जो था, आसफ खान ने युद्ध के दौरान, कहा जाता है कि आसफ खान ने युद्ध के दौरान क्या पूछा? किससे पूछा? बदायूनी से पूछा कि आप मुझे ये बताओ कि अपनी सेना में और सामने वाले पक्ष की सेना में जो मुस्लिम हैं, जो राजपूत हैं, राजपूत कौन कौन से, मुझे यही नहीं पता है। मैं गोलियां चलाऊं तो किधर चलाऊं, कि कौन सा सेनापति अपना है और कौन सा सेनापति है वो सामने वाली पार्टी का है। ये दुश्मन जो है बदायूनी, इन्होंने कहा कि अरे मूर्ख आसफ खान, आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि आप तो गोलियां चलाते जाओ, आप तो गोलियां हैं, तीर है, वो चलाते जाओ, चाहे सेना में किसी भी तरह से हानि हो, आखिरकार इस्लाम का फ़ायदा होने वाला है। कि किसी सेना में जो सैनिक हैं वो किसी भी पार्टी का मरो, कहने का मतलब किसी भी पार्टी की तरफ से नुकसान हो, आखिरकार ये फ़ायदा तो इस्लाम को ही होने वाला है दोस्तों। तो ऐसा आसफ खान ने बदायूनी से पूछा था। तो कहने का मतलब प्रश्न लिखो आप, आसफ खान ने किससे पूछा था? आसफ खान ने किस इतिहासकार से ये पूछा था कि आप तीर चलाते जाओ, आखिरकार आप तीर चलाते जाओ। आसफ खान ने तीर के बारे में किस इतिहासकार से पूछा? तो लिखोगे बदायूनी, और बदायूनी ने प्रत्युत्तर में जवाब दिया कि आप तीर चलाते जाओ, आखिरकार फ़ायदा तो इस्लाम का ही होना है दोस्तों। हिसाब से नोट कर लो इनको। अब देखिए आगे, मुग़लों के जो सहयोगी जगन्नाथ कछवा बदायूनी, ये तीनों हो गए। तो आगे क्या होता है कि हल्दी घाटी का आंखों देखा हाल, मैं आपको पहले ही बता दिया था कि हल्दी घाटी का जो आंखों देखा हाल है वो बदायूनी लिखता है, क्योंकि बदायूनी साक्षात युद्ध में शामिल था, हल्दी घाटी में शामिल था। बदायूनी है वो हल्दी घाटी का आंखों देखा हाल लिखा था। ठीक है। अपनी पुस्तक मुंतखब उफ तवारीख, ख्वाबों की तवारीख, हल्दी घाटी के युद्ध में बदायूनी ने आंखों का लिखा। अपनी पुस्तक मुंतखब उत तवारीख, ख्वाबों की तवारीख याद रखना मेरे दोस्तों, कि इसमें बदायूनी ने हल्दी घाटी का साक्षात्कार इतिहास लिखा था। क्या लिखा? हल्दी घाटी का इतिहास लिखा था। और मान सिंह ने हल्दी घाटी की योजना कहाँ बनाई? मैंने पहले बता दी थी कि मांडलगढ़ के दुर्ग में बनाई थी, जो भीलवाड़ा में आता है। मांडलगढ़ का किला कहाँ है? पशु परिसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मांडलगढ़ का किला कहाँ है? भीलवाड़ा में है। मान सिंह कछवा ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध में अपनी जो रणनीति थी हल्दी घाटी को लेकर के, वो कहाँ बनाई? तो मांडलगढ़ के किले में बनाई। नोट करते जाना ऐसी ऐसी इंपॉर्टेंट जो बातें हैं उनको। मुगल सेना का डेरा जो है, आगे लिखोगे कि मुगल सेना का जो डेरा है मोलेला गांव राजसमंद में डटा हुआ था। मुगल सेना का जो डेरा है वो मोलेला गांव राजसमंद में डटा हुआ था। मान सिंह मुगल सेना का मोलेला गांव राजसमंद में डटा हुआ था। अब देखिए, मुगल सेना के जो हाथी हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मुगल सेना के हाथियों में अगर मानसिंह का मैं हाथी की बात करूं तो मानसिंह का हाथी लिखोगे, मुगल सेना के हाथी लिखो, नोट करो, पेन से निकालो। मुगल सेना का जो हाथी है वो था मर्दाना। कौन था? मर्दाना था। मुगल सेना का जो हाथी मर्दाना था। मुगल सेना में सेनापति मानसिंह कछावा का जो हाथी, उसका नाम है मर्दाना।
मुगल शासक अकबर के हाथी का नाम था हवाई। मुगल शासक अकबर के हाथी का नाम था हवाई। मुगलों के जो अन्य हाथी हैं, अब लिखो, मुगलों के जो अन्य हाथी हैं वो हैं, तो लिखो अन्य हाथी गजराज, अन्य हाथियों में गजराज, गजमुक्त और रणमदार। तीन होगी ना, गजराज, गजराज, गजमुक्त और रणमदार, तीन हाथी हो गए ये अन्य में। तो अगर आपको मानसिंह का हाथी पूछा जाए तो क्या बताओगे बेटा? मर्दाना। हवाई किसका था? अकबर का। अन्य कौन कौन से? गजराज, मर्दाना, ये गजराज, रणमुक्त और ये रणमदार और ये गजमुक्त। गजमुक्त तीन बता दिया ना मैंने, गजराज, गजमुक्त और रणमदार, ये तीन हाथी भी किसके थे? मुगलों के थे। हल्दी घाटी के लिए प्रताप की योजना जो है वो कहाँ बनती है? अब ये जो इतनी हमने चर्चा की है, इतनी योजना तो केवल और केवल अकबर की और मान सिंह की योजना थी कि अकबर ने तो अपने दुर्ग मैगजीन दुर्ग में यानी कि अकबर के किले में अपनी योजना बनाई, जबकि मान सिंह ने अपनी जो योजना है, मान सिंह ने जो अपनी योजना है वो कहाँ बनाई थी? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनाई थी। अब महाराणा प्रताप भी तो अपनी योजना बनाएगा, तो बेटा सीधी सी बात यही है, महाराणा प्रताप मेवाड़ को छोड़ करके कहीं नहीं गए, और मेवाड़ को नहीं छोड़ा तो बनाने के लिए कहाँ योजना बनाएगा आप बताओ? कुंभलगढ़ में ही वो योजना बनाएगा। कहाँ बनाएगा? कुंभलगढ़ जो राजसमंद में है, जिसमें बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, वहीं पर वह योजना बनाता है। कौन? महाराणा प्रताप। और अपनी सेना का सेना नेतृत्व जो करता है वो भी महाराणा प्रताप ही करता है। अपनी सेना यानी राजपूत सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप करता है, जबकि भीलों का नेतृत्व है वो कौन करता है? वो भील सेनापति पूंजा भील करता है दोस्तों, पूंजा भील करता है। आगे बात करते हैं कि महाराणा प्रताप जो है उसने अपनी सेना का नेतृत्व कहाँ कहाँ किया था? प्रताप ने कुंभलगढ़ दुर्ग में योजना बनाई, एक बात योजना बनाई थी। सेनापति महाराणा प्रताप खुद रहा अपनी राजपूत सेना का। हरावल सेना का जो सेनापति था हरावल का, जिस प्रकार से हमने हल्दी घाटी के युद्ध में, हल्दी घाटी वाले युद्ध में जो महाराणा ये जो आपका अकबर था उनकी हरावल का और फर्स्ट का जो नेतृत्व किया, उसी प्रकार से महाराणा प्रताप का भी तो होगा। तो महाराणा प्रताप जो है उनकी हरावल सेना का सेनापति कौन था? तो हाकिम का सूरी था, सूर वंश का था। ये सूर वंश है वो महाराणा प्रताप की, बिल्कुल जो अकबर था वो भी सूर वंश से बिल्कुल डरता था। तो हरावल सेना का सेनापति हाकिम का सूर था। तो लिखते जाओ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अलग से नोट कर लो इनको। महाराणा प्रताप की, लिखो, महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति, महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति हाकिम का सूरी था। एक बात तो ये नोट करो, महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति हाकिम का सूर था, और राजपूत सेना का सेनापति महाराणा प्रताप था। ठीक है। प्रताप की ओर से लड़कर मरने वाला एकमात्र जो मुसलमान था वो कौन था? हाकिम का सूर था। प्रश्न उठेगा कि प्रताप की तरफ से लड़कर के मरने वाला एकमात्र जो मुसलमान था वह कौन था? तो हाकिम का सूर था। ठीक है। अब दोस्तों इसीलिए तो मेवाड़ को फाउंडेशन सांप्रदायिक सौहार्द के लिए हाकिम का सूरी पुरस्कार दिया जाता है। किसको? इसीलिए मेवाड़ फाउंडेशन सांप्रदायिक सौहार्द के लिए हाकिम खां सूरी पुरस्कार दिया जाता है। भील सेना का सेनापति पूंजा भील था। मैंने पहले भी बताया था आपको कि भील जो सेना है, महाराणा प्रताप की भील सेना थी, एक राजपूत सेना थी। राजपूतों में महाराणा प्रताप खुद नेतृत्व कर रहा है और भील सेना का नेतृत्व पूंजा भील कर रहा था। कौन करता है? पूंजा भील करता है। अब महाराणा प्रताप के जो सहयोगी हैं उनमें वैसे तो खूब हैं, 16 से 17 हैं, लेकिन मैं आपको कुछ मुख्य बताऊंगा, वो आप नोट कर लो। तो लिखो, महाराणा प्रताप के जो सहयोगी हैं वो कौन कौन से थे? लिखो, महाराणा प्रताप के जो सहयोगी हैं वो कौन कौन से हैं? एक का नाम आएगा राम सिंह, जो ग्वालियर का था, राम सिंह ग्वालियर, मान सिंह सोनगरा, मान सिंह ग्वालियर और मान सिंह सोनगरा, झाला बिद्दा, पुरोहित गोपीनाथ, पुरोहित जगन्नाथ,
पुरोहित गोपीनाथ, पुरोहित जगन्नाथ, भीम सिंह डोडिया, भामाशाह और ताराचंद। ये क्या कर रहे थे? महाराणा प्रताप का सहयोग करने वालों में थे। क्या थे? महाराणा प्रताप का ये सहयोग कर रहे थे दोस्तों। इस प्रकार से महाराणा प्रताप की प्रमुख जो जानकारी है वो आपको नोट करते जानी है, जिसमें अब आगे देखो, प्रताप की सेना का डेरा है लोसिंग गांव राजसमंद में रुका हुआ था। उधर मैंने आपको अकबर की सेना का जो डेरा है वो कहाँ बताया था? गोगुंदा में। अरे अकबर ने अपना हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व जो डेरा लगाया था वो कहाँ लगाया था? गोगुंदा में। और ये कहाँ लगा रहा है? लोसिंग गांव राजसमंद में लगा रहा है। प्रताप का घोड़ा चेतक था, याद रखेंगे दोस्तों। उदय सिंह जो था अपने तीनों पुत्रों के लिए, उदय सिंह है वो तीनों पुत्रों के लिए 3 घोड़े लेकर आता है, काठियावाड़ी नस्ल के घोड़े। कौन कौन से? अटक, त्राटक और चेटक। तीनों का नाम टक टक टक, अटक, त्राटक, चेटक। अटक और त्राटक जगन्नाथ, अटक, त्राटक, चेटक। अटक और जो त्राटक हैं वो 2 घोड़े हैं वो जगन्नाथ, एक तो वो जगमाल है और शक्ति सिंह के पास में होते हैं। जबकि जो मुर्दा जो बिल्कुल से दुबला पतला जो घोड़ा था, कौन सा? चेटक, वो महाराणा प्रताप लेता है। और अच्छे घोड़े जो थे वो जगमाल और शक्ति सिंह ले लेते हैं। लेकिन प्रोग्रेस जो अच्छी उनका खिलाया पिलाया, तो महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े चेटक को तैयार किया। महाराणा प्रताप का जो घोड़ा चेटक वो बिल्कुल स्वामी भक्ति का पालन किया। जी हाँ दोस्तों, महाराणा प्रताप युद्ध में मारा जाता है, वो युद्ध में चेटक मारा जाता है, तो उनका छोटा भाई शक्ति सिंह ने अपना जो अटक जो घोड़ा था वो महाराणा प्रताप को दिया था युद्ध करने के लिए। आगे बात करते हैं कि महाराणा प्रताप का हाथी राम प्रसाद था। यूं ही बदायूनी कहता है कि महाराणा प्रताप का हाथी जो था वो राम प्रसाद था। उधर अकबर का हाथी हवाई था। मान सिंह का हाथी कौन सा था? मर्दाना था। महाराणा प्रताप का हाथी राम प्रसाद था। और हल्दी घाटी का युद्ध जब चला था, वैसे तो अनिर्णायक रहा, मैं अपने मुख से उनको निर्णायक युद्ध नहीं कहूँगा, क्योंकि कम महाराणा प्रताप भी नहीं थे तो कम अकबर भी नहीं था, कम अकबर भी नहीं था तो कम महाराणा प्रताप भी नहीं था। वैसे देखा जाए तो महाराणा प्रताप की ही विजय हुई थी, लेकिन इनको एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो अनिर्णायक युद्ध साबित माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब राम प्रसाद जो हाथी था उनको युद्ध के दौरान बदायूनी है वो अकबर के पास में ले जाता है। और अकबर क्या करता है कि जो राम प्रसाद जो हाथी था उस हाथी का नाम चेंज किया और पीर प्रसाद रखा। एक बार पीटीटी में ये प्रश्न यहाँ से उठा गया था कि महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था दोस्तों? तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम नोट करोगे कि राम प्रसाद था सर, तो आप लिखो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। अकबर ने उसका नाम चेंज करके युद्ध के पश्चात, हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात अकबर ने उसका नाम चेंज किया और पीर प्रसाद कर दिया था। क्या कर दिया? पीर प्रसाद कर दिया था। आगे जानकारी ये है कि हल्दी घाटी के जो उपनाम है वो देखो, पीर प्रसाद कर दिया था। प्रताप के जो हाथी राम प्रसाद और लूणा, एक तो राम प्रसाद हो गया, एक साथ में आप लूणा हाथी जो है वो भी महाराणा प्रताप का ही था। महाराणा प्रताप का जो अन्य हाथियों में शामिल अगर देखा जाए तो लूणा हाथी भी महाराणा प्रताप का ही था। अब हल्दी घाटी के उपनाम नोट करोगे, लिखो हल्दी घाटी के उपनाम कौन कौन से हैं? हल्दी घाटी के उपनाम, हल्दी घाटी के उपनामों में खमनोर का युद्ध किसने कहा? अबुल फजल, इतिहासकार अबुल फजल ने। इतिहासकार इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बहुत बार बार पूछा जाता है यहाँ से, फर्स्ट ग्रेड में तो अक्सर बनता है यहाँ से प्रश्न उपनामों में से। हल्दी घाटी के उपनाम, इतिहासकार अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा। लिखते जाओ, इतिहासकार अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा। इतिहासकार अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा। इतिहासकार बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा। इतिहासकार बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा। मेवाड़ की थर्मोपली कर्नल जेम्स टोड ने कहा। क्या कहा? मेवाड़ की थर्मोपली कर्नल जेम्स टोड ने कहा। 3 हो गए, 4 नंबर लिखो। पीली माटी का युद्ध राम प्रसाद ने कहा।
पीली माटी का युद्ध राम प्रसाद ने कहा। किसको? हल्दी घाटी को पीली माटी का युद्ध राम प्रसाद ने कहा। एल श्रीवास्तव ने बादशाह बाग का युद्ध कहा। एल श्रीवास्तव ने बादशाह बाग का युद्ध कहा था। गांवों का युद्ध जी.एच. ओझा ने कहा। गांवों का युद्ध जी.एच. गौरी शंकर हीराचंद ओझा इसका पूरा नाम है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने गांवों का युद्ध कहा हल्दी घाटी को। आगे देखो, रक्त तलाई का युद्ध, रक्त तलाई का युद्ध चारण साहित्य में मिलता है। रक्त तलाई का युद्ध चारण साहित्य में मिलता है। और हाथियों का युद्ध अन्य इतिहासकारों ने नाम दिया। और हाथियों का युद्ध अन्य इतिहासकारों ने कहा। अब देखो, हल्दी घाटी में दोनों तरफ से राजपूतों की सेना लड़ रही थी। एक बार फिर से वो बात आएगी जो पीछे हमने की थी, थोड़ी देर पहले भी की थी, लेकिन इम्पोर्टेंट बात है, आप लिखते जाओ। हल्दी घाटी में दोनों तरफ से राजपूतों की सेना लड़ रही थी। उस स्थिति में ये समझ पाना मुश्किल था कि कौन सा राजपूत किस सेना का लड़ रहा है, कौन सा राजपूत किस सेना का है। बदायूनी ने आसफ खान को कहा, यानी आसफ खान ने बदायूनी से पूछा और बदायूनी ने आसफ खान को कहा कि खान को कहा कि तुम केवल तीर चलाते रहो, राजपूत जिस भी तरफ का मारा जाए इस्लाम का हर स्थिति में फ़ायदा होगा। तुम केवल तीर चलाते रहो, राजपूत किसी भी तरफ का मारा जाए, फ़ायदा तो आखिरकार किसका होना है? इस्लाम का ही होना है दोस्तों। तो ये लिख लो, नोट करो। मतलब ये आपने पहले लिख दिया तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्रारंभ में मुगल सेना हार मानकर के पीछे लौट रही थी। कौन? प्रारंभ में मुगल सेना महाराणा प्रताप से लड़ते हुए हार मान करके वापिस पीछे की तरफ में मुड़ रही थी, यानी हतोत्साहित हो गई थी। लेकिन बीच में ही क्या हुआ कि मैतर खान ने ये घोषणा कर दी। मैतर खान ने बीच में ये घोषणा कर दी कि स्वयं अकबर खुद रणभूमि में आ रहे हैं, स्वयं अकबर खुद युद्ध मैदान में उतर चुके हैं। तो अकबर की सेना का हौसला और दुगना से तिगुना हो जाता है, दुगने से तिगुना हो जाता है। और लड़ती रही सेना महाराणा प्रताप से, जिसकी तरफ से महाराणा प्रताप का घोड़ा चेटक है वो मारा जाता है। तो देखिए दोस्तों, प्रताप ने युद्ध भूमि छोड़ दी थी। क्या थी? प्रताप ने युद्ध भूमि छोड़ दी थी। कैसे? क्योंकि प्रताप ने मानसिंह पर आक्रमण किया था। प्रताप ने जब मानसिंह पर आक्रमण किया था तब मानसिंह के हाथी जो मर्दाना की सूंड में लगी जो तलवार थी, उनकी धार थी लगी, जो तलवार की जो सूंड में लगी जो तलवार थी, उनकी धार से महाराणा प्रताप का जो हाथी जो आपका जो घोड़ा है उनका पैर कट जाता है। और जब पैर ही कट जाता है तो महाराणा प्रताप अब क्या कर सकता है? हतोत्साहित हो गया, तुरंत ही सूंड में लगी तलवार से चेतक का पैर कट गया और प्रताप ने युद्ध भूमि छोड़ दी। शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा जो अटक जो था वह महाराणा प्रताप को दे दिया और उनको बाहर निकाला गया था युद्ध भूमि से। अब देखिए दोस्तों, बलीचा उदयपुर में, बलीचा गांव जो उदयपुर में है, बनास नदी का नाला पार करते समय चेतक की मृत्यु हो गई थी। पैर तो कटी गया था और घायल अवस्था में था, लेकिन फिर भी बलीचा गांव जो अपना बलीचा गांव है उसका जो नाला था, बनास नदी का नाला पार करते हुए चेतक की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, उदयपुर में चेतक की मृत्यु हो जाती है। बलीचा में चेतक के मरने के बाद में प्रताप के भाई शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा देकर के प्रताप की सहायता की और छोटी सादरी प्रतापगढ़ के झाला बीदा ने प्रताप का मुकुट पहन करके युद्ध लड़ा था। क्या लड़ा था? छोटी सादरी का झाला बीदा ने प्रताप का मुकुट धारण करके युद्ध लड़ा था। प्रश्न लिखोगे पशु परिचर के, बहुत पशु परिचर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था कि महाराणा प्रताप का युद्ध भूमि छोड़ने के पश्चात, महाराणा प्रताप के युद्ध भूमि छोड़ने के पश्चात आगे युद्ध को किसने बढ़ाया था? तो लिखो उत्तर छोटी सादरी के झाला बीदा ने। यानी कि महाराणा प्रताप का मुकुट किसने धारण किया? तो छोटी सादरी के झाला बीदा ने धारण किया था। आगे देखो दोस्तों, गोपीनाथ शर्मा ने हल्दी घाटी के युद्ध को अनिर्णायक बताया।
गोपीनाथ शर्मा की तो क्या, मैं भी अनिर्णायक बता रहा हूँ कि हल्दी घाटी का युद्ध बिल्कुल अनिर्णायक रहा। वैसे देखा जाए तो महाराणा प्रताप की ही विजय हुई थी इसमें, लेकिन अनिर्णायक कहना परीक्षा की दृष्टि से उपयुक्त होगा। जी हाँ दोस्तों, रणछोड़ भट्ट ने राज प्रशस्ति में, रणछोड़ भट्ट ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज प्रशस्ति किसकी रचना है, तो रणछोड़ भट्ट की, अलग से लिख लो। राज प्रशस्ति किसकी रचना है, रणछोड़ भट्ट को। तो रणछोड़ भट्ट ने राज प्रशस्ति में प्रताप की जीत बताई और बदायूनी हल्दी घाटी में, बदायूनी जो है वो हल्दी घाटी में मुगल सेना की जीत के रूप में राम प्रसाद हाथी को मुगल दरबार ले गया था। कौन? बदायूनी जो है वो हल्दी घाटी में मुगल सेना की जीत के रूप में राम प्रसाद हाथी को मुगल दरबार में ले गया था और अकबर ने उसका नाम जो है वो पीर प्रसाद रखा था। मैंने पहले भी चर्चा की थी। बार बार दोहराने का मतलब यही है कि मेरा पर्पस जो है वो आपको याद करवाने का है। आप चाहे मुझे कुछ भी कहो कि आप मुझे बोर्ड पे नहीं लिखा रहे हो, आप मुझे नोट्स बना नहीं रहे हो, मेरा कहने का मतलब है कि आप केवल ऑडियो लेक्चर सुनते जाओ, आप केवल ऑडियो लेक्चर सुनते जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से। जी हाँ दोस्तों, अकबर ने राम प्रसाद नाम चेंज किया, राम प्रसाद का नाम चेंज किया और पीर प्रसाद रखा। तो अकबर ने उदयपुर का नाम बदला और मोहम्मदाबाद भी रखा था। तो लिखो, उदयपुर का नाम बदल करके अकबर ने क्या रखा, तो मोहम्मदाबाद। क्या रखा? मोहम्मदाबाद। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इनको नोट करते जाओ। मोहम्मदाबाद रखा था। क्या रखा था? मोहम्मदाबाद रखा था। हल्दी घाटी में सैनिकों की संख्या की अगर मैं बात करूं, जी हाँ दोस्तों, मैं नोट्स बनाने का मेरा यही पर्पज़ है। मतलब नोट्स बनाने का जो सीक्वेंस जो है कि थोड़ा सा पहले जब तैयारी करके आता है एक टीचर जो है वो अपनी पूर्व लेसन प्लानिंग के साथ में जब आपके सामने उपस्थित होता है तो उनका यही पर्पज़ रहता है कि कम से कम क्रम ना टूटे। हालांकि ये नहीं है कि उनको आता नहीं है, आप चाहे मुझे 100% दे दो, उसमें भी मैं 95 तो करके चलूँगा। महाराणा प्रताप के मेवाड़ी राणा और महाराणा प्रताप, मेवाड़ी राणा महाराणा प्रताप और अकबर के बीच की तुलनात्मक जो अध्ययन में अगर प्रश्न आप 100 में से एक टीचर को देखो तो वो टीचर कम से कम 95 तो वो भी करेगा। 5% तो उनके भी गलत हो जाएंगे, ये तो श्योर है, आपके नहीं उनके भी गलत होंगे। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि आ नहीं रहा है, आ भी रहा है, सब कुछ है, लेकिन वो नोट्स बनाने का आपको सीक्वेंस से लिखाने के लिए वो क्या है कि अपना खुद के नोट्स तैयार करता है। तो जी हाँ दोस्तों, आगे बात को आगे बढ़ाते हैं। देखो, हल्दी घाटी में सैनिकों की संख्या की मैं बात करूं तो अलग अलग विद्वानों ने क्या कहा है हल्दी घाटी की में, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट लाइन में बताने को जा रहा हूं, नोट्स में नोट कर लेना दोस्तों, बिल्कुल नोट्स में नोट कर लो। हल्दी घाटी में सैनिकों की संख्या कितनी कितनी थी? तो वैसे तो थी, अगर अनुपात में पूछा जाए तो 4:1 है। कितना है अनुपात में? अगर आपको कोई पूछे तो सर 4:1 होगा, लेकिन वैसे अलग अलग विद्वानों के अनुसार देखा जाए, जैसे गोपीनाथ शर्मा ने क्या कहा, टोड ने क्या कहा, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, तो इस प्रकार से देखा जाए तो 3-4 विद्वानों के नाम आते हैं और वो क्या क्या कहते हैं, अपने अपने तर्क अलग अलग देते हैं। जैसे कर्नल जो ये आपका श्यामल दास जी हैं, श्यामल दास जी के अनुसार क्या है, सबसे जो ऑथेंटिक जानकारी है वो क्या है कि श्यामल दास जी कहते हैं कि मुगल सेना के पास में 80,000 सैनिक थे। मुगल सेना के श्यामल दास जी कहते हैं कि मुगल सेना के पास में 80,000 सैनिक थे, जबकि अकबर ये महाराणा प्रताप के पास में तो मात्र ही 20,000 सैनिक थे। कितने थे? 20,000 सैनिक थे। तो आप इनका अनुपात निकालो, संख्या का अनुपात निकालो, 80,000 अनुपात 20,000 अनुपात निकालो तो 20 एकम 20 20 चौका 80 कितने हो गए? हाँ, 20 एकम 20 20 चौका 80, 4:1 अनुपातों की संख्या कितनी होगी? 4:1 अनुपातों का योग कितना हुआ? 5। मैथ भी, मतलब कहने का मतलब ये है कि मैथ भी आपका साथ साथ में चलता रहेगा। बताओ, हिस्ट्री के साथ साथ में मैथ भी क्लियर हो रही है दोस्तों। आगे देखो, मुणोदनेसी के अनुसार मुगल सेना जो है वो 40,000 थी। मुणोदनेसी क्या कहता है? मुणोदनेसी के अनुसार मुगल सेना 40,000 थी, जबकि राजपूत सेना 9 से 10,000 सैनिक थे। मुणोदनेसी ये कहता है कि मुगल सेना थी वो 40,000 थी, राजपूत सेना 9 से 10,000 थे। अनुपातों का योग वही 4:1 आएगा। कितना आएगा? 4:1 आएगा, योग वही 5 होगा।
अब देखिए मुगल राजपूत सेना का अनुपात 6:1 हो गया, तो हल्दी घाटी के बाद में प्रताप ने कुंभलगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। अब प्रश्न बढ़िया बड़े ये है, आप लिखो हल्दी घाटी का युद्ध पूरा होने के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई। लिखो हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात प्रताप ने अपनी राजधानी कुंभलगढ़ को बनाया। किसको बनाया? अपनी राजधानी कुंभलगढ़ को बनाया। कुंभलगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शाहबाज खान को मेवाड़ का अभियान, शाहबाज खान का मेवाड़ अभियान। अब शाहबाज खान ने मेवाड़ के प्रति कितने अभियान किए, कौन कौन से किए, कब कब किए, वो देखेंगे जरा गौर से। तो जी हाँ दोस्तों, शाहबाज खान ने मेवाड़ पर 3 सैनिक अभियान किए थे। कितने किए थे? शाहबाज खान ने मेवाड़ पर 3 अभियान किए थे। एक होता है 1577 में, दूसरा होता है 1578 में, यानी कि 1678 में, नहीं सॉरी दोस्तों, सॉरी हाँ, 1577 में, 1578 में और 1578 में। 1578 और 79 के तीनों है ना, 1577, 1578, 1579, मैं ही भटक गया था। 1577, 1578, 1579, मात्र 1577 का सफल होता है और 78 और 79 का असफल होता है। क्या होता है? 1578 और 79 का जो अभियान था शाहबाज खान का, वो असफल होता है। तो देखिए 1577 में ये अभियान है वो कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए था। किसके लिए था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग को लेकर के हुआ था, क्योंकि महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ की जिम्मेदारी जालोर के मान सिंह सोनग्रा को सौंप करके सौंपा और सौंपने के पश्चात कुंभलगढ़ को छोड़ देता है। कौन? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप 1577 ईस्वी में जालोर के मान सिंह सोनग्रा को, महाराणा प्रताप 1577 ईस्वी में जालोर के मान सिंह सोनग्रा को कुंभलगढ़ की जिम्मेदारी सौंप देता है और खुद है जंगलों में चला जाता है। खुद कुंभलगढ़ को छोड़ देता है और निकल जाता है वहाँ से, कुंभलगढ़ से। अब क्या होता है कि अब कुंभलगढ़ का तो युद्ध होगा। कौन सा होगा? कुंभलगढ़ का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 3 अप्रैल 1578 ईस्वी को। इम्पोर्टेंट डेट है, बिल्कुल नोट करोगे सर। लिखो कुंभलगढ़ का युद्ध कब हुआ था? कुंभलगढ़ का युद्ध कब हुआ? 3 अप्रैल 1578 को। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। जो फालतू की बकवासें हैं वो तो आप छोड़ते जाओ, जो मैं बता रहा हूँ उन पे ध्यान रखो। कुंभलगढ़ का युद्ध कब हुआ? 3 अप्रैल 1578 को हुआ। हो गया। आगे देखो, इस युद्ध में शाहबाज खान ने मान सिंह सोनग्रा को हरा करके कुंभलगढ़ पर अधिकार किया था। कौन से युद्ध में? इस युद्ध में, कुंभलगढ़ के युद्ध में शाहबाज खान ने मान सिंह सोनग्रा को हरा दिया। शाहबाज खान ने मान सिंह जो सोनग्रा था उनको तो हरा दिया और स्वयं है वो कुंभलगढ़ की गद्दी पर बैठ जाता है, फिर उन पर आधिपत्य कर लेता है, स्वयं कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लेता है, मान सिंह सोनग्रा को हरा देता है। 3 अप्रैल 1578 को कुंभलगढ़ का युद्ध कब होता है? 3 अप्रैल 1578 को दोस्तों। अब देखिए 1578, 1579 में 2 अभियान शाहबाज खां के जो हुए थे तो वो दोनों ही असफल हुए। क्या हुए? जो मेवाड़ पर 1578 और 79 के 2 अभियान हुए थे वो दोनों ही असफल हुए थे। आगे देखो दोस्तों, अब्दुल रहीम खान खाना का मेवाड़ अभियान। ये अभियान जो था वो तो था शाहबाज खान के। शाहबाज खान ने परीक्षा में जो प्रश्न आता है या तो यह आता है कि शाहबाज खान ने मेवाड़ के ऊपर कितने अभियान किए। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 1577, 1578, 1579, सर 1577 का सफल होता है, 78, 79 का असफल होता है। क्या होता है? असफल होता है। तो 3 अभियान शाहबाज खान के मेवाड़ पर हुए थे, जबकि अब आगे किसके? अब्दुल रहीम खान खाना के कितने अभियान हुए थे वो देखेंगे। अब्दुल रहीम खान खाना का मेवाड़ अभियान 1580 में हुआ था। कब हुआ? 1580 में हुआ था। तो 1580 ईस्वी में हुआ। रहीम ने शेरगढ़ उदयपुर में अपनी सेना का डेरा लगाया था। अब्दुल रहीम खान खाना ने, प्रश्न लिखो, अब्दुल रहीम खान खाना ने अपनी सेना का डेरा है वो कहाँ लगाया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने अपनी सेना का डेरा कहाँ लगाया था? तो शेरगढ़ उदयपुर में लगाया था। कहाँ लगाया? शेरगढ़ उदयपुर में लगाया था। अमर सिंह फैस्ट ने शेरगढ़ पर आक्रमण तो कर दिया। अमर सिंह फैस्ट ने शेरगढ़
उदयपुर के ऊपर आक्रमण करके रहीम के परिवार की जो महिलाएं हैं उनको बंदी बना लिया और महाराणा प्रताप के सामने उपस्थित कर दिया। लेकिन आगे क्या होता है, महाराणा प्रताप ने अमर सिंह भैस्ट को कहता है कि इन महिलाओं को आप सहसमान वापस उनको सौंप करके आओ, सहसमान वापस सौंप करके आओ। तो होता क्या है, अमर सिंह भैस्ट ने शेरगढ़ पर आक्रमण करके रहीम के परिवार की महिलाओं को बंदी बना लिया है और प्रताप के समझाने पर अमर सिंह ने इन महिलाओं को वापस रहीम के पास में छोड़ करके आया। रहीम वापस दिल्ली चला गया था। अब रहीम वापस दिल्ली चला जाता है। कहाँ चला जाता है? तो रहीम वापस दिल्ली चला जाता है। भामाशाह का दान। अब इसमें इम्पोर्टेंट जो दानकर्ताओं में मैंने आपको पहले बताया था कि महाराणा प्रताप के जो सहयोगी थे उनमें एक नाम मैंने भामाशाह का लिया, ताराचंद का लिया, और भी 2-4 नाम लिए मैंने। कहने का मतलब 15 से 16 टोटल नाम है। तो उनमें भामाशाह जो है वो इम्पोर्टेंट है, आपको बिल्कुल याद करना है कि भामाशाह है वो क्या था महाराणा प्रताप के साथ में, जो उधार ये उनको दान देने वाला में था, सहयोगी था महाराणा प्रताप का। भामाशाह पाली के रहने वाला। भामाशाह कहाँ का था? भामाशाह पाली का तो रहने वाला था। लिखो, भामाशाह पाली का रहने वाला था। ये चूलिया गांव जो ईडर गुजरात में मंत्री था। कौन? भामाशाह। चूलिया गांव ईडर गुजरात में मंत्री था। इसने अपने भाई ताराचंद के साथ मिलकर के प्रताप की आर्थिक सहायता की थी। भामाशाह और प्रताप का जो छोटा भाई था ना, इसका भामाशाह और ताराचंद, तो इसने अपने भाई ताराचंद के साथ में मिलकर के महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता की थी, क्योंकि महाराणा प्रताप तो आर्थिक रूप से बिल्कुल गिरा हुआ था, बिल्कुल से गिर चुका था। अब देखिए दोस्तों क्या होता है आगे। इन्होंने प्रताप को 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दी थी, जिनसे प्रताप 25,000 की सेना का खर्चा 12 वर्ष तक चला सकता था। कौन? किसने दी थी? भामाशाह ने अपने भाई ताराचंद के साथ में मिलकर के महाराणा प्रताप की सहायता की थी। भामाशाह ने अपने भाई ताराचंद के साथ मिलकर के महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता की थी और भामाशाह ने 20,000 रुपये महाराणा प्रताप को दिए थे, जिससे उन 20,000 रुपये से महाराणा प्रताप जो है अपनी सेना 12 वर्ष तक खर्चा है उठा सकता था, जिससे महाराणा प्रताप अपनी सेना का 12 वर्ष तक खर्चा वहन कर सकता था। दोस्तों आगे देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने भामाशाह को मेवाड़ का कर्ण कहा, मेवाड़ का कर्ण उदारक कहा। किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। तो नोट कर लो, कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का कर्ण किसे कहा? तो भामाशाह को। किसको कहा? भामाशाह को मेवाड़ का कर्ण किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने कहा। किसी भी तरह से अपने आप हिसाब से इनको नोट कर लिया जाए। अब देखिए दोस्तों, दिवेर राजसमंद का जो युद्ध है वो अक्टूबर 1582 में हुआ था। दिवेर राजसमंद का जो युद्ध है वो अक्टूबर 1582 में हुआ था। अमर सिंह वर्सेज शेरेमा सुल्तान जो है, जो अकबर का चाचा था, शेरेमा सुल्तान। अमर सिंह वर्सेज शेरेमा सुल्तान जो अकबर का चाचा था। परिणाम क्या होता है कि जो अमर सिंह है उनकी विजय होती है, शेरेमा सुल्तान हार जाता है। कौन? शेरेमा सुल्तान है वो हार जाता है। परिणाम तो यही हुआ। इस युद्ध को राणा प्रताप ने गौरव का प्रतीक कहा जाता है। इस युद्ध को राणा प्रताप के गौरव का प्रतीक कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन किसको कहा? दिवेर के युद्ध को। दिवेर कहाँ पड़ता है बेटा? राजसमंद में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजसमंद में। कब हुआ था युद्ध दिवेर का?